किसी छोटी सी चीज के हो जाने से अक्सर हम लोग हार मान लेना आसान समझ लेते हैं। अगर रास्ते में पत्थर दिखे तो हम उसे हटाते नहीं बल्कि अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने हालातों के लिए ऊपर वाले या किस्मत से शिकायत करने में देर नहीं लगाते। लेकिन आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ उनकी कहानी आपको हिम्मत तो देगी ही, लेकिन अपने हालातों से लड़ने का हौसला भी देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियाज फर्स्ट व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर एंड अ ग्लोबल सेंसेशन, द वन एंड ओनली आनंद आर्नोल्ड। मैं आनंद आर्नोल्ड, इंडिया का पहला व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर। 2016 में मैंने मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता यूरोप में। फिर मैंने 2018 में ओलंपिया में इंडिया के लिए मेडल जीता। 2019 में मैंने आर्नोल्ड क्लासिक में इंडिया के लिए मेडल जीता। कनाडा में इंडिया के लिए मेडल जीता। आज तक के मेरे 54 टाइटल मैंने जीत चुका हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आनंद आर्नोल्ड है कौन? Who is आनंद आर्नोल्ड? आनंद आर्नोल्ड आज की डेट में एक सोच है जो कि मतलब कि बहुत ही डिफरेंट वर्क कर रही है कि एक इंडिया को एक न्यू जो है सोच देने के लिए मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ और उसके ऊपर वर्क हो रहा है। सो एक सोच है आनंद आर्नोल्ड। सोच से मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि आप एक ग्लोबल सेंसेशन हो और आज की डेट में आपसे बहुत एन नंबर ऑफ पीपल इंस्पायर होते हैं। तो आप इस सफ़र में, एक आपका सफ़र ही ऐसा था कि संघर्ष की एक बेमिसाल कहानी है ये। तो आज जब आप इस कहानी को मुड़कर पढ़ते हैं तो ऐसे कौन से पड़ाव थे ज़िंदगी के, ऐसे कौन से पल थे जिनसे आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है? सीखने को हर एक चीज़ से सीखने को हमको मिलता है। जैसे यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क और आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर आई थिंक एक हफ्ते से काम कर रहे हो और जैसे आपने बताया कि रात को आप 4-5 बजे सोते थे। तो मैं हर एक चीज़ से सीखता हूँ, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। और हाँ, मेरी कहानी में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो कि मतलब कि इट्स वेरी इमोशनल कि अगर आपको शायद बताऊं तो शायद मैं अभी रो पड़ूं और आई डोंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन। सो मतलब कि बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। मेरी फैमिली और मेरे दोस्त जो हैं हमेशा मेरी बैकबोन बन के मेरे साथ खड़े हैं और शायद तभी मैं अभी तक संभला हुआ हूँ। और दुनिया ने मेरे को बहुत कुछ सिखा गया है। हाँ, दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया है। डिस्ट्रिक्ट से इंटरनेशनल आपने सब कुछ देखा है। आपने इंटरनेशनली भी बहुत सारे इवेंट्स किए हैं और डिस्ट्रिक्ट से आपने शुरुआत की। तो डिस्ट्रिक्ट से इंटरनेशनल और अब एक ग्लोबल सेंसेशन, आप यहाँ तक आते आते जो आपका सफ़र है, काफ़ी कठिनाइयों से आपने गुजरे हैं आप, या कोई ऐसा किस्सा जो आप हमें बताना चाहते हो कि जिससे आपको पता चला है कि अगर मैं ग्लोबल बात करूं या डिस्ट्रिक्ट बात करूं तो बहुत डिफरेंस है यहाँ और वहाँ की लाइफ का? ऐसा है कि जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट बोला, डिस्ट्रिक्ट मीन्स एक शहर, जो कि मैं अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। एक शहर को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं खुद को अपनी फैमिली में जी, फिर अपनी फैमिली को अपने मोहल्ले में जो हमारे जो है नियर एंड डियर रहते हैं जी, फिर अपने मोहल्ले को जो है हम अपने शहर में, डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट में, स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल, फिर नेशनल को हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जी। तो ये बहुत ही लंबा सफ़र है। इस सफ़र को आज की डेट में आई थिंक 24 इयर्स हो गए हैं मेरे को फिटनेस की लाइन में, और अब फिटनेस से हटके मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ जो कि आपको आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको दिखेंगे। जी सर। जी। इस पूरे सफ़र में हिम्मत
आपका सबसे बड़ा साथी रहा है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी परिवार वाले ने या फिर आपने खुद ही कभी ऐसा कहा हो कि अब बस आर्नोल्ड अब मुझसे नहीं हो रहा? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ से? ऐसा हुआ था मेरे साथ 2015 में, मेरे साथ ऐसे हुआ था। 2015 नहीं, आई थिंक उससे भी पहले 2014 में हो गया था। मैं 4 बार ही मिस्टर इंडिया बन चुका था हाँ उस टाइम पे। और मतलब कि मिस्टर इंडिया के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था अब क्या करूं। बॉडी बिल्डिंग में इतने पैसे लग रहे थे, ट्रैवल करो और प्लेन का खर्चा दो, होटल का दो, और कंपटीशन जीतो, जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिलता था। तो ये बहुत मतलब कि ना एक प्रॉब्लम सी हो गई थी, क्योंकि मैं अपने डैड के ऊपर डिपेंड था। तो फिर मैं पेड शोज़ करने लग गया। तो पेड शोज़ मैंने बहुत से किए हैं, और उसमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड साउथ इंडिया गॉट टैलेंट, इट्स अ ह्यूज शो। यस सर। तो वो भी मैंने किए हैं। तो मैं एक कंपनी का शो कर रहा था, आईएमसी कंपनी है, और उनके जो ऑनर हैं उनका नाम है डॉक्टर अशोक भाटिया जी। तो मैं जब स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा था तो उनको इतना मैं पसंद आया कि उन्होंने 25,000 लोगों के क्राउड में उन्होंने आकर बोला कि आर्नोल्ड इज़ आर नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो मैंने देखा उनको, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं तो मेरे को लगा कि सिर्फ ये पब्लिक के सामने ही बोल रहे हैं जी। कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो उन्होंने मेरा नंबर वगैरह ले लिया, मैं घर आ गया। फिर मेरे को 7 दिन बाद उनका कॉल आया, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया मुझे। तो कहते कि आप क्या करना चाहते हैं? कहते हम आपको अपना एम्बेसडर बनाते हैं, तो आपको क्या चाहिए? तो मैंने उनको बोला अंकल मैं एक एथलीट हूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ वर्ल्ड में। जी। तो उन्होंने मेरा 2016 में उन्होंने मेरा सारा खर्चा उठाया यहाँ से यूरोप का, और उस साल का जितना भी मेरा डाइट का सारा खर्चा था, मेरी सप्लीमेंट्री, सारा उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल। आईएमसी कंपनी का मैं थैंक्स करता हूँ, डॉक्टर अशोक भाटिया जी का मैं थैंक्स करता हूँ। उनकी वजह से जो है मैं मिस्टर वर्ल्ड बन पाया 2016 में। जी। तो फिर जब मिस्टर वर्ल्ड बन गया तो मतलब कि एक आइकॉन बन गया था, तो फेमस हो गया। फिर मुझे फिल्में मिलने शुरू हो गई। मैंने एक फिल्म करी थी सुप्रीम खिलाड़ी, जी। तो वो बहुत फेमस हो गई, उसकी क्लाइमैक्स फाइट। तो उसके बाद मुझे और काम मिलने लग गया। फिर मैंने कोलगेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काम मिलता है। अभी जो है मेरे 4 गाने आ रहे हैं, तो उसमें जो है एक सैड सॉन्ग है, एक मोटिवेशनल है, एक रोमांटिक है। तो ऐसे ऐसे करके और काम मिलता है, कर रहा हूँ मैं। जी। जी। तो सर इस पूरे सफ़र में, जैसे हर किसी की ज़िंदगी में उनके अमिताभ का एक धर्मेंद्र होता है। जी जी जी। तो आपकी ज़िंदगी में सर ऐसा कोई शख्स जो हर कदम में आपके साथ रहा हो, हर कदम पर? आज की डेट में तो मेरे साथ मेरा धर्मेंद्र वहीं पे बैठा है, सामने ही बैठा है आपके। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा भाई जैसा है। जी। शिवम उसका नाम है। तो आप उसको हर एक मेरे साथ वीडियोस में, पिक्चर्स में उसको देख सकते हो। तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और मेरी एक छोटी सी टीम है, और वो भी मेरे साथ हमेशा मेरे साथ खड़ती है। जी। सर नेगेटिविटी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते भी हमें नेगेटिव फील होता है। तो अब जो ये आपकी जर्नी रही है, मुझे यकीन है कि कई लोग टिप्पणी और नेगेटिविटी फैलाने में बहुत आगे रहे होंगे। इस सारी नेगेटिविटी और टिप्पणियों का आपने कैसे किया सर? मैं ऐसे होके भी मुझसे नहीं हो पाता, बहुत बार मैं हार मान जाती हूँ। तो सर आपको देखकर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया? नेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी जो इंसान गलत बोल रहा है उसकी ज़ुबान में होती है, उसके दिमाग में, उसके मन में होती है। मुझे बहुत से लोगों ने डोमिनेट किया है, बहुत इंसल्ट किया है जी। और पलट के मैंने उनको कभी भी कुछ नहीं बोला। जी। बस उनको एक स्माइल दी। that's it। आज के टाइम में भी मैं अगर याद करूं तो वो बहुत ही हार्ड टाइम था जब मेरे को ऐसे ये मैंने सब देखा था। कुछ मेरे ही बहुत दिल के खास लोग थे जी। जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे ऐसे टॉर्चर किया था। जी। बट
अगर मैं प्रेयर बहुत करता हूँ। मेरा जो है कनेक्शन जो है गॉड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अगर मेरे पास खुदा है तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी। बाकी मेरा काम जो है वो जवाब देता है सारों को। एक्सेप्ट करना अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है। आपकी ज़िंदगी ने जब एक नया रुख लिया और वो दुखद घटना आपके साथ हुई, तो कितना मुश्किल था उसको एक्सेप्ट करना? मतलब कब आपने अपने आप को रेडी किया कि अब इसको स्वीकार करना है और अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना? ऐसा मोमेंट था कि मैंने तो पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि बस अब मेरे को व्हीलचेयर पे ही ज़िंदगी बितानी है। ये मेरे को हुआ था 3 साल बाद ऑपरेशन के। ओके। उससे पहले मेरे को डॉक्टर्स ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है जी सर। उन्होंने यही करके रखा था कि माइंड सेट किया था कि आप ठीक हो जाओगे 6 महीने में, 1 साल में ठीक हो जाओगे। बट एक डॉक्टर आए थे अमेरिका से, डॉक्टर केसी, जी। तो सीएमसी हॉस्पिटल में आए थे। तो वहाँ पे मेरे एक दीदी थे, उन्होंने मुझे बोला था कि इनसे जाके मिलो, ये आपको कुछ अच्छा बताएंगे। जी। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने मेरे को बिठाया, पानी पिलाया और कहते बेटा बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा माइंडसेट था जब मैं ठीक होऊंगा मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगा या कुछ भी करूंगा। तो मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी के सहारे बैठा हुआ था। जी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो आपको ठीक कर दे। बिल्कुल। कहते यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ ऑन व्हील्स। ओह। तो मैं तो एकदम शॉक में चला गया था, मैं यार ये क्या बोल रहे हैं। आप आगे बढ़े, आपने एक्सेप्ट किया, एक मिसाल कायम की आपने। तो सर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि किस्मत का दोष है, किस्मत ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ये बोलकर अपनी ज़िंदगी आसान कर लेते हैं और आगे नहीं बढ़ते, वहीं रुक जाते जी, हैं, जी। वहीं थम जाते हैं। तो सर आपके मुताबिक किस्मत इंसान की ज़िंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? किस्मत क्या क्या रोल है कि किस्मत सच में किस्मत को दोष देके इंसान रुक जाता है? इतनी उसकी अहमियत है? इसका मैं आपको 2 लफ्ज़ों में बोलूँगा, किस्मत क्या है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बिल्कुल सर। जी, यही है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है शुरू से, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड तक में इसके चर्चे हो गए हैं। तो सर अब आने वाले समय में हमें पता चला है कि आपकी बायोपिक भी बन रही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। जो उस फिल्म में वो चीज़ें आने वाली हैं जो कि आज तक मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं कही, जी। कि जो सच में जो है जिन टेम्पटेशन से मैं गुजरा हूँ वो सब कुछ उसमें दिखाया जाएगा। जी। जी। इस एक्सप्लिसिट इंटरव्यू के अलावा सिर्फ एक बायोपिक है जिसमें आप वो बातें कहेंगे जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। ऑल राइट सर, क्योंकि सब जानते हैं कि 11 साल की उम्र से आपने जिमिंग शुरू कर दी थी और बॉडी बिल्डिंग से आप बहुत पहले से फैसिनेटेड रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आज के समय में इस हादसे के बाद भी अगर बॉडी बिल्डिंग से फैसिनेटेड ना होते, आप बॉडी बिल्डर ना होते, तो क्या होते? आई थिंक मैं कुछ भी ना होता अगर बॉडी बिल्डर ना होता। मतलब आपके लिए बॉडी बिल्डिंग इज लाइक ब्रीदिंग नाउ। या बिकॉज इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। तो सर ऐसी कंडीशन में बॉडी का काफ़ी ख्याल भी रखना पड़ता होगा। जी। बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको जिम में लेनी पड़ती होंगी और कुछ स्पेशल डाइट हो गई जी, जी। या कुछ और ऐसी प्रिकॉशंस जो आपको लेनी पड़ती होंगी। फॉलो किया सबसे है? पहले तो मैं जैसे मेरी कंडीशन है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा जी। कि इस कंडीशन को मैं फर्स्ट रखता हूँ जिम में, जी। और मैं वो एक्सरसाइजेस करता हूँ जिसमें मुझे चोट ना लगे, जी। क्योंकि मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। इट्स वेरी डेलिकेटेड। जी। और मैं मतलब कि कुछ हैवी वेट, एक्स्ट्रा हैवी वेट नहीं करता जी। जैसे जिससे मेरी स्पाइन के ऊपर जोर आए। लाइक शोल्डर प्रेस में ज़्यादा हैवी नहीं लगाता हूँ, बट बहुत लिमिटेड, और उसके जगह मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ जी। जिससे जो कि मेरे मसल ग्रोथ हो। और खास डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जब मैं ऑन सीज़न होता हूँ, जैसे किसी ओलंपिया के लिए जो है मैंने तैयारी कर रहा था, उसमें मतलब कि
6 महीने तक जो है मैंने रोटी या कोई पराठा या कोई चाय वगैरह नहीं मैंने पी के देखी थी। जी। हाँ, तो मेरे मॉम मुझे गुस्सा करते थे कि ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैंने कहा आप चाहते हो कि मैं मेडल लेकर आऊँ इंडिया? तो वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर मेरे को ये चीज़ें फॉलो करने दो। मैंने कहा प्लीज़ आप, मैंने कहा मेरे रूम में भी जो है ये घर का खाना मत लेकर आया करो। तो मेरे रूम में सिर्फ आता था बॉयल चिकन आता था, एग्स आते थे और बॉयल वेजिटेबल्स आते थे, दैट्स इट। तो सर अब मॉम की बात हुई है, तो इस मोड पर जब आप इतने आगे बढ़ चुके हैं तो परिवार वालों का अब रिएक्शन क्या है, और तब जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी घर पे तब रिएक्शन कैसा था? जब मैं कुछ नहीं था तब मेरे मॉम जब किसी को बताते थे मेरे बारे में तब उनकी आंखों में आंसू होते थे जी। और अब उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। सर ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि हम खुद चाहते हैं कि आप इस पे खुलकर बात करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज और बहुत सारी ऐसे मैगजीन्स में भी ये चीज़ छपी है कि आपने इस पर बात खुलकर नहीं की है। तो सर ये क्योंकि एक एक्सप्लिसिट इंटरव्यू है तो आप इसमें इसका खुलासा कर दीजिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। तो इस संघर्ष भरे सफर में कभी आपको प्यार की तलाश या शादी का ख्याल नहीं आया, या कोई गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरा एक रिलेशनशिप था मेरा जी। और बहुत ही लंबा चौड़ा था, उसका भी किस्सा था, और बट वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ फैमिली। उनके फैमिली को जो है बहुत सी मेरी डिसेबिलिटी से जो है प्रॉब्लम थी, तो बाद में मतलब कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद से फिर मतलब कि मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब मेरे पास एक छोटी बच्ची है जिसका सारा मैं टेक केयर करता हूँ, मेरी नीस है वो। हाँ, तो उसके जो है मॉम डैड जो है उसके साथ नहीं रहते, वो बचपन से मेरे पास ही रहते। तो मेरा फोकस उसकी पढ़ाई पे और उसकी ट्रेनिंग पे, अब उसको ट्रेनिंग करवानी, उसकी शादी करवानी है। मेरा फोकस सारा उस पर, अपनी फैमिली को टेक केयर करता हूँ। सो अब ये जो चीज़ें हैं ये अब काफ़ी पीछे रह गई हैं। अब मेरी फैमिली जो है फर्स्ट है, प्रायोरिटी मेरी है। ऑलराइट। छोटा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है कि आपके बारे में कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा गया था कि आपने ये कहा है कि मुझे इंडिया में शादी नहीं करनी है। ये ऐसा क्यों? आई थिंक गुस्से में कह दिया होगा मैंने उस टाइम। ऐसे है कि यहाँ की वही ना, मैं इंडिया में क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों की सोच चेंज करनी है। जी सर। जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो भी कमर्शियल्स कर रहा हूँ, कि एक हैंडीकैप को लेके जो है बहुत ही मतलब कि चीप सोच है यहाँ पर जी, कि इवन कि इनको जो डिसेबल्स होते हैं इनको शादी करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल जी, मतलब बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको मतलब कि हम, वो लोग तो बहुत एडुकेटेड होते हैं बट एडुकेटेड होने के बाद भी जो है बहुत ही छोटी सोच रखते हैं। तो मेरे को उन लोगों की सोच को चेंज करना है थ्रू माय वर्क जी। तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ बस। जैसे सोच बदलने की बात है तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। क्या अभी भी कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जो आप जिसको पाने की दौड़ अभी भी जारी है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज? ऐसा है कि एक टाइम होता है कि जब हमको चीज़ें चाहिए होती हैं कि हाँ भाई मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, जैसे आपने बोला। और एक टाइम आता है कि जो दुनिया से हमने लिया है अब हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। अब वो टाइम आया कि दुनिया को जो है मुझे देना है। जो एक सोच है, जैसे आनंद आर्नोल्ड एक सोच है, मैंने आपको बताया था जी। तो मेरे जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए ऊपर जो है शोज़ आ रहे हैं। आनंद आर्नोल्ड क्लासिक जो है वो आ रहा है, ये फरवरी में है जयपुर में जी। उसके बाद बेंगलोर में है, उसके बाद LPU यहाँ पर है, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में। और इस चीज़ को हम इंटरनेशनल उस पर लेकर जाएंगे, प्लेटफॉर्म में लेकर जाएंगे। इंटरनेशनल एथलीट्स जो हैं इंडिया आएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो डिसेबल्स हैं, जैसे कि मैं इंडिया में पहला व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर हूँ बट मैं चाहता हूँ कि नहीं और भी जो हैं व्हीलचेयर्स घर से उठ के, बेड से उठ के लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं जो व्हीलचेयर पे हैं वो घर से बाहर निकलें और कुछ करें अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ माय थॉट। एक जाते जाते एक ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये जो
वर्ड्स हैं नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत कॉमन हो गए हैं जी। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। तो उनके लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एक स्टेप लेना, अपने बेड से उठना ही एक बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन है उनकी लाइफ का। जी। तो कुछ ऐसा जो आप उनको मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहते हैं? मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि किस्मत में नहीं था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दूसरों की गलती निकालते हैं। स्पेशली लोग अपने पेरेंट्स को कोसते हैं कि इन्होंने हमको अच्छे से ब्रॉट अप नहीं किया, या स्टडीज़ नहीं करवाया, या बिजनेस नहीं खोल के दिया, वॉटेवर जो भी है। आप खुद से पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि जो भी आपके गोल्स थे, या तो सिंगर बनना, या एथलीट बनना, या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, क्या आपने खुद से जो है अपने वर्क को जो है 100% दिया कि नहीं? अगर आपने 100% दिया है तो आपको आने वाले टाइम में उसका वर्थ ज़रूर मिलेगा। मेहनत कभी भी जो है वो कहते हैं ना, टैलेंट कभी छुपता नहीं है। बिल्कुल। तो मेहनत जो जिस काम के लिए भी आप करोगे, उसका डेफिनेटली आपको जो है अज़र ज़रूर मिलेगा।